Assalamu alaikum students, this is Mukhtar sir with the topic mineral and power resources for class 8th ये टॉपिक हैं और सब्जेक्ट ज्योग्राफी से लेसन नंबर 3. यू आर वेलकम इन FAI's ऑनलाइन क्लासेस. लेट अस स्टार्ट सर. जो पहली बात हम बात करेंगे आपसे वो है व्हाट इज अ मिनरल. होता क्या है, व्हाट इज दिस मिनरल बेसिकली. नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंस हैविंग ए डेफिनेट, एक खास डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन रहती है इसकी, इसको हम मिनरल कहते हैं. वी कैन आइडेंटिफाई दिस मिनरल्स ऑन द बेस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, कलर को लेके, डेंसिटी, हार्डनेस जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बट वी हैव अनदर दिस थिंग विद अस, जो हमारे पास रहती है, एक तरीका रहता है केमिकल प्रॉपर्टीज. We can identify these minerals on the basis of chemical property. कौन सी chemical property? Solubility. Got it sir? Solubility को लेके हम इसको देख सकते हैं. Broadly we divided this minerals into two categories, metallic minerals and non-metallic minerals. जहाँ तक बात metallic minerals की है, ये वो minerals हैं जिनसे हमें metal हासिल होता है, solid ठोस materials जिनको स्मेल्टिंग करने के बाद हासिल होता है. ठीक है, इनका लश्यर होता है, शाइन होती है इनकी, और ये नॉर्मली हमें इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं. आयरन ओर कहाँ से मिलता है, उधर से मिलता है. बॉक्साइट, ये सारे वो मिनरल्स हैं जिनसे हमें मेटल हासिल होता है. इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं फेरॉस में, फेरॉस मिनरल्स और नॉन फेरॉस मिनरल्स. फेरॉस मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिनमें आयरन होता है. मैंगनीज में आयरन होता है, आयरन और में आयरन होता है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं फेरॉस. लेकिन ऐसे भी हमारे पास मेटल्स हैं या मिनरल्स हैं जिनमें आयरन नहीं होता है. जैसे हमारे पास मेटल गोल्ड है लेकिन इसमें आयरन नहीं होता है. सिल्वर है, कॉपर है, इसमें हमें आयरन नज़र नहीं आता है, इसलिए हम इनको नॉन फेरॉस बोलते हैं. जिनमें आयरन होता है इनको हम फेरॉस बोलते हैं, और जिनमें आयरन नहीं होता है इनको हम नॉन फेरॉस मेटल्स बोलते हैं. लेकिन दोनों के दोनों मेटल्स हैं, मेटालिक मिनरल्स हैं. ठीक है, अब जब बात हम करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन मेटालिक मिनरल्स की, ठीक है, ये वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल नहीं होता है, जिनसे हमें मेटल हासिल नहीं होता, और इनको हमें ज़्यादातर जो है स्मेल्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, इसमें होता है लाइमस्टोन आता है, माइका आता है, जिप्सम आता है, कोल, ये सारे के सारे जो है नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं. वेयर वी गेट फ्रॉम दीज मिनरल्स, सेडिमेंट्री रॉक्स. याद रहेगा, हाँ जी, रखना पड़ेगा ना सर आपको. और तरीके जो हम इस्तेमाल करते हैं इनको बाहर निकालने की ज़मीन के अंदर से, वो हैं, उसको हम बोलते हैं माइनिंग. टेकिंग आउट मटेरियल्स मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग. अब इसको माइनिंग को हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं पहले. ठीक है, जब हमें थोड़ा सा ज़मीन के अंदर शैलो डेप्थ में जाना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, और जब वहाँ से माइनिंग करते हैं उसको हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं. लेकिन बहुत ज़मीन के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है, बोर्स बना के वो डीप अंदर जाना पड़ता है, वहाँ से जब हम माइनिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं शैफ्ट माइनिंग. इसके अलावा ड्रिलिंग भी हम करते हैं, बोर्स बनाते हैं, वेल्स बनाते हैं, हाँ, वहाँ से भी हम इसको बाहर निकालते हैं. इसके बाद हमारे पास क्वायरिंग आती है. ये वो तरीके हैं जिनकी मदद से जो है हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं. अगर हम देखें, माइनिंग दैट लाइज at the shallow depths are taken by removing the surface layers is known as open cast mining. जब हम deep bores called shafts have to be made to reach mineral deposits that lie at the greater depths. ठीक है, this is called shaft mining. Petroleum and natural gas occurs far below the earth's surface. बहुत नीचे रहते हैं. Deep wells are bores to take them out. This is called drilling. इसको ड्रिलिंग का नाम दिया जाता है. Minerals that lie near the surface are simply dug out by process known as क्वायरिंग. गॉट इट सर. तो ये तरीके हैं जिनसे हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं. दीज आर द वेज थ्रू विच वी गेट द मिनरल. ओके, बात करेंगे आगे डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ कहाँ पर दुनिया में पाए जाते हैं. पहले करेंगे बात एशिया की. दुनिया का आधा जो परसेंट जो है, आधा जो है प्रोडक्शन है, वो हाफ अ दिस प्रोडक्शन पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड टिन, टोटल टिन प्रोडक्शन वी गेट फ्रॉम द एशिया. ठीक है, एशिया से निकाला जाता है. अगर हम देखें, चाइना और इंडिया दुनिया में माने जाते हैं आयरन ओर डिपॉजिट्स के हवाले से. चाइना, मलेशिया, इंडिया टिन के लिए माने जाते हैं पूरी दुनिया में. एशिया में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं. अच्छा, चाइना और इसके अलावा लेड, एंटीमोनी और टंगस्टन के लिए भी एशिया में माना जाता है, इसके डिपॉजिट्स के लिए माना जाता है सर. अब यूरोप अगर चलें तो यूरोप जो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है. हाँ जी, और रशिया में अगर हम देखें, यूरोप में अगर हम देखें, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे माने जाते हैं आयरन और डिपॉजिट्स के लिए. ईस्टर्न यूरोप जो है, और इसके साथ साथ यूरोपियन रशिया, क्योंकि देर आर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रशिया विच इज़ देयर विद द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, इसको हम यूरोपियन एशिया के नाम से जाने जाते हैं. कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज के साथ साथ यहाँ पर निकल भी पाया
जाता है। बात सुनो कि सर ये देखो सर है स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर कोई मिनरल डिपॉजिट नहीं देखने को मिलता। नॉर्थ अमेरिका चलते हैं सर। कैनेडियन रीजन जो है यहाँ पर हमें ऑफ द ग्रेट लेक्स, बेसिकली कैनेडियन रीजन ऑफ द ग्रेट लेक्स जो है यहाँ पर हमें आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर मिलता है। दूसरा हिस्सा जो नॉर्थ अमेरिका है, जब हमने वहाँ पर इसको डिवाइड किया है 3 हिस्सों में नॉर्थ अमेरिका को, एज फार एज द लोकेशन ऑफ दीज मिनरल्स आर कंसर्न, दूसरा हिस्सा एप्लाचिन रीजन आता है। ये हमें कोल जो है यहाँ से हासिल होता है, कोल यहाँ से हासिल होता है। माउंटेन रीजन ऑफ द वेस्ट जो है वहाँ पर कॉपर, जिंक, लैंड, गोल्ड के साथ साथ सिल्वर देखने को मिलता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट मिनरल्स वी हैव इन नॉर्थ अमेरिका। दूसरे यहाँ पर चलें सर, साउथ अमेरिका की तरफ चलते हैं सर। ब्राज़ील यहाँ पर कंट्री है, हाईएस्ट ग्रेड जो आयरन ओर का है वो यहाँ पर देखने को मिलता है सर। इसके साथ चिली और पेरू में हमें बहुत बड़े पैमाने पे कॉपर डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। ब्राज़ील और बोलिविया यहाँ पर टिन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं साउथ अमेरिका में। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया जो है यहाँ पर ऑयल देखने को मिलता है। गॉट इट सर। और मिनरल्स जो यहाँ पर मिलते हैं, द अदर मिनरल्स विच वी हैव इन साउथ अमेरिका इंक्लूड्स गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम और डायमंड। ठीक है सर, याद रहेगा, वेरी गुड। आगे चलते हैं सर। अफ्रीका, गर्मी लग रही है, थोड़ा सा हल्का सा गर्मी लग रही है सर, लेकिन आप ठंडे हो जाओगे। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड के लिए माना जाता है। एक तरह से गर्मी है वहाँ से, लेकिन दूसरे साइड से अगर हम देखें गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड के लिए अफ्रीका माना जाता है। यहाँ पर हमें साउथ अफ्रीका जो है कंट्री, जिम्बाब्विया, ज़ईर, यहाँ पर हमें गोल्ड मिलता है। नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में हमें ऑयल मिलता है, बड़े पैमाने पर निकाला जाता है। कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम और कोबाल्ट के साथ बॉक्साइट और वो मिनरल्स हैं जो हमें कंटिनेंट अफ्रीका में मिलते हैं। यहाँ पर एक ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट प्रेशियस डायमंड जो है जिसको बोलते हैं ग्रीन डायमंड, ये बहुत रेयर है, दुनिया में ज़्यादा नहीं मिलता है, ये भी हमें अफ्रीका में मिलता है। चलें आगे, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं सर। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है। बॉक्साइट है वो ओर होता है जिससे हमें एल्यूमिनियम हासिल होता है, यहाँ पर निकाला जाता है। कलगोलाई और फुल हरडाई जो एरियाज हैं यहाँ पर हमें गोल्ड मिलता है। अदर मिनरल्स जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, द अदर मिनरल्स विच वी हैव इन द ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट इंक्लूड्स गोल्ड, डायमंड, आयरन, कॉपर, जिंक, लेड, मैंगनीज, टिन एंड निकल। चलें आगे, एंटार्क्टिका चलते हैं सर। हाँ, नाम से ये सर्दी लगती है सर, लेकिन अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा रीजन जो है आइस से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें कोल भी मिलता है। कहाँ पर? ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स में है। आयरन ओर भी मिलता है, यहाँ पर आयरन भी मिलता है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स में, ठीक है, ईस्ट ऑफ एंटार्क्टिका में। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ तो बर्फ ही बर्फ, ये कहाँ से आएगा? अगर मैं एंटार्क्टिका की बात आपको बताऊं, जियोलॉजिकल हिस्ट्री में हमें ये पता चलता है कि एंटार्क्टिका जो था ये कभी इक्वेटोरियल रीजन में हुआ करता था। घने एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक बड़ा खासा ज़मीन का टुकड़ा हुआ करता था, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से या टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ये धीरे धीरे करके साउथ में चला गया, और वहाँ पर जो टेम्परेचर डाउन था, फिर ये सारे पेड़ पौधे ज़मीन के नीचे आ गए, सैलाबों की वजह से फिर ऊपर से बर्फ़ हुई, फिर ये ज़मीन के नीचे दब गए, और अल्टीमेटली ये सारा का सारा जो हिस्सा जो हमें आज किस में नज़र आता है? बर्फ़ में नज़र आता है। लेकिन नीचे जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर जो ये जंगल वंगल फंसे हुए थे वो, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो आयरन और पेट्रोलियम या कोल जैसे मिनरल्स में तब्दील हो गए। ठीक है, हिंदुस्तान के मिनरल्स की अगर हम बात करें, मिनरल्स ऑफ इंडिया, आयरन और हमें झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों में मिलता है। बॉक्साइट के लिए जो नोन एरियाज हैं वो झारखंड हैं, उड़ीसा हैं, छत्तीसगढ़ हैं। सो फार एज द माइका इज कंसर्न, द लीडिंग एरियाज इन इंडिया इंक्लूड्स झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। कॉपर के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। लाइमस्टोन हमें बिहार में मिलता है, झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है। इसके अलावा जो गोल्ड है वो हमें कोलार गोल्ड माइनस कर्नाटका मिलता है, कर्नाटका में मिलता है। एंड दिस कोलार गोल्ड माइनस आर एमंग द डीपेस्ट गोल्ड GOLD गोल्ड माइनस ऑफ द वर्ल्ड। साल्ट भी हिंदुस्तान में बहुत अच्छे खासे पैमाने पर निकाल जाता है। इंडिया इज नोन फॉर इट साल्ट प्रोडक्शन एज वेल एज द एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। और इसके अलावा सांबर लेक भी हमें सी के अलावा, समुद्र के अलावा सांबर लेक से भी हमें अच्छा खासा साल्ट देखने को मिलता है, यहाँ से निकाला जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन की अगर हम बात करें इन मिनरल्स की, इट इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन ओवर हियर कि हमें इन मिनरल्स की कंजर्वेशन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये नॉन रिन्यूएबल है, यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल।
कि मतलब क्या है कि ये इंसानी ज़िंदगियों में रिन्यू नहीं हो पाते हैं, इट टेक्स ईयर्स टू रिन्यू, ठीक है। और जिस रफ्तार से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं मिनरल्स का, उतनी रफ्तार से पीछे से बन नहीं रहे हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्लोअर देन द रेट ऑफ कंजर्वेशन। गॉट इट सर? सो इट इज नेसेसरी टू कंजर्व दीज मिनरल्स। व्हाट इज कंजर्वेशन? जुडिशियल यूज ऑफ मिनरल्स, सही तरीके से इस्तेमाल करना। ओके हमें क्या करना है? वी मस्ट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ मिनरल्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एज वेल एज माइनिंग। माइनिंग एंड प्रोसेसिंग के दौरान जो वेस्टेज होता है मिनरल्स का, उसको रोकना है, वो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स बन जाएगा। रिसाइकलिंग वी मस्ट एनकरेज, हमें रिसाइकलिंग को एनकरेज करना पड़ेगा सर। इससे बहुत हद तक जो है मिनरल्स की कंजर्वेशन हो सकती है, ठीक है सर। इसके बाद हमारे पास पावर रिसोर्सेज आते हैं, वो सोर्सेज जहाँ से हमें पावर हासिल होता है। पहली कैटेगरी कौन सी है इसकी? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कॉमन यूज़ में है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, जिनका इस्तेमाल बहुत अच्छे पैमाने पे बड़े बहुत ज़्यादा समय से कर रहा आ रहा है इंसान। इसमें फायरवुड पहले आएगा, उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स। फायरवुड की अगर हम बात करें, ये हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। एज फार एज द विलेजेस ऑफ द वर्ल्ड इज कंसर्न, इवन इन इंडिया 50% ऑफ विलेजर्स स्टिल आर डिपेंडेंट ऑन द पावर रिसोर्सेज दे गेट फ्रॉम द फायरवुड। गॉट इट सर? इसके बाद फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हैं, ये हमारे पास दूसरे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, क्योंकि इनका भी इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पे इंसान करता आ रहा है। बात करें सबसे पहले कोल की, ठीक है। ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों यूज इस्तेमाल में होता है, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी, एंड वी यूज दिस कोल इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पजेस। गॉट इट सर? द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द कोल इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। याद रखना, थर्मल एनर्जी इसको कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम बुरीड सनशाइन है, ये भी याद रखेंगे। चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस इसके लिए बड़े पैमाने पे माना जाते हैं, क्योंकि वो कोल का इस्तेमाल थर्मल पावर को बनाने के लिए करते हैं। हिंदुस्तान में रानीगंज, जारिया, धनबाद, बोकारो, ये सारे के सारे झारखंड में पड़ते हैं। यहाँ पर हमें कोल को जलाने के बाद जो है एनर्जी हासिल होती है। यहाँ पर अच्छे खासे इसके प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, एक्सटेंसिवली अवेलेबल हैं बहुत बड़े पैमाने पे। हाँ, एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें इसकी, ये पोल्यूटिंग सोर्स है, अरे यार बहुत गंदगी करता है, और बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, एंड इट इज़ बल्कि इन नेचर, सो इट इज ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, ये थिक ब्लैक लिक्विड है, इससे हमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स और लुब्रिकेंट्स हासिल होते हैं। ये दो वर्ड से लिया गया है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, यानी कि रॉक ऑयल, रॉक ऑयल। ये रॉक्स के बीच में पाया जाता है, रॉक लेयर्स के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। दूसरा नाम ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, वेनेजुएला, यूएसए हैं, अल्जीरिया के साथ साथ रशिया में भी हमें ये पेट्रोलियम मिलता है। गॉट इट सर? इसके बाद अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, दिग्बॉय आसाम में, दिस इज बेसिकली एन ऑफ शोर ऑयल फील्ड। ये हमें लैंड पे मिलता है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई यहाँ पर ये रिफाइन, ये ना ये ऑयल फील्ड है यहाँ पर। इसके अलावा बॉम्बे हॉय, ये ऑफ शोर ऑयल फील्ड है, समुद्र में मिलता है, अरेबियन सी में मिलता है, हिंदुस्तान की ही टेरिटरी में पड़ता है, ठीक है सर। ये दो इलाके हैं। इसके अलावा कृष्णा, गोदावरी डेल्टाज में भी हमें बड़े पैमाने पर ऑयल डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। और इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस तो आपको पता है, एनवायरनमेंट को ख़राब करता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जो है इनके बर्निंग की वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। ये बहुत हद तक जो है मुश्किल में पड़ा देता है इंसान को। इसके बाद नेचुरल गैस एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ मिलता है। वी गेट दिस नेचुरल गैस अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। द नोन एरियाज इन द वर्ल्ड इंक्लूड्स रशिया, नॉर्वे, यूके एंड Netherlands. Got it, sir? In India, we have Jaisalmer, Krishna Godavari deltas, Tarapur, offshore these oil fields of Mumbai are the source of natural gas. हमारे पास दो इसके टाइप्स आते हैं, CNG, LPG. CNG मतलब compressed natural gas और LPG, yes, liquefied petroleum gas. ये CNG जो है इकोनॉमिकली एनवायरमेंटली इको फ्रेंडली हैं, और ये लेस पोल्यूशन देता है इन कंपैरिजन टू पेट्रोलियम। जितना पेट्रोलियम हमें पोल्यूशन देता है उससे कम ही देता है। इजी टू ट्रांसपोर्ट ना, पाइप्स के जरिए से हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, उनकी कंपैरिजन में अच्छा होता है, और चीपर देन ऑयल, उससे भी सस्ता पड़ता है सर, ठीक है। हाइडल पावर, हाइडल पावर यानी वो पावर जो हमें कहाँ से,
पानी की मदद से हासिल होता है। रिजर्वायर्स बनाने के बाद, डैम्स बनाने के बाद हम पानी को रोकते हैं, दरियाओं के पानी को, फिर पाइप्स के ज़रिए से छोड़ते हैं। पाइप्स के ज़रिए से छोड़ने के बाद टरबाइन नीचे घूमता है और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है, पावर जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हाइडल पावर बोलते हैं इसको। अच्छा सर, 1/4 एक चौथाई जो टोटल वर्ल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे हासिल होती है? हाँ, हाइडल पावर से हासिल की जाती है, हाइडल पावर है वो। अच्छा, पेंगुआ, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना इसके लिए माने जाते हैं दुनिया में। हिंदुस्तान में बाखरानगर डैम, गांधी सागर डैम, नागार्जुना सागर डैम, दामोदर वैली में अच्छे बड़े पैमाने पे जो है हाइडल पावर जनरेट किया जाता है। दीज आर द नोन एरियाज इन इंडिया वेयर वी जनरेट दिस हाइडल पावर। नॉन पोल्यूटिंग है, प्रमोशन, इरिगेशन, फिशिंग है, और सस्ता भी पड़ता है। एंड द डिसएडवांटेजेस इंक्लूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, भगाना पड़ता है उनको। जो ही हम किसी भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट नए डैम को बनाएंगे या मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो हमें वहाँ से लोकल कम्युनिटीज़ को निकालना पड़ता है। इट डैमेजेस टू द दिस वेजिटेशन का, और वो ख़त्म हो जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं। ये दो सर, ये आपके पास फोटोग्राफ बना हुआ है, आपकी किताबें भी हैं, 3.14 वाला फिगर वहाँ पर है। अच्छा खासा पानी जमा किया, यहाँ पर हमने लगाया था क्या, बहुत बड़ा दीवार लगाया जाता है दरिया के सामने, जिसको हम बोलते हैं डैम। पीछे रिजर्वायर होता है, फिर यहाँ से पानी को पाइप्स के ज़रिए से छोड़ा जाता है। यहाँ पर इससे टरबाइन घूमता है, और टरबाइन से जुड़ा हुआ जनरेटर जो यहाँ पर लगा होता है वो घूमता है, और उससे होती जनरेट है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं हाइडल पावर। ठीक है सर, और पानी यहाँ से आया, पावर जनरेट किया और आगे निकल गया। अब आप बताएं आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी जिनका इस्तेमाल इंसान ज़्यादा समय से नहीं करता आ रहा है। सोलर एनर्जी, ये वो एनर्जी है जो हमें सन से मिलते हैं। दिस इज सच एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन। सोलर हीटर्स की मदद से, सोलर कुकर्स की मदद से, सोलर डायर्स की मदद से हैं। वो हैव अ टेक्नोलॉजी नाउअडेज जिसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। इट एनेबल्स अस टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी है, एंड इट इज बेस्ट फॉर द ट्रॉपिकल कंट्रीज। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाए जाने वाले जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पर सोलर एनर्जी को बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, या वहाँ पर जनरेट किया जाता है। इनएग्जॉस्टेबल है, नॉन पोल्यूटिंग है, एक्सपेंसिव है, लेकिन और अगर हम ना भी इस्तेमाल करें फिर भी ये ज़ाया हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि मैं किस एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद विंड एनर्जी है, हाई अल्टीट्यूड रीजन्स, ऊंचे पहाड़ हैं, और कोस्टल रीजन्स में वी कैन ऑब्जर्व द फास्ट मूविंग विंड्स। यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। इनके सामने अगर वहाँ पर हम बनाएंगे विंड मिल्स, तो विंड मिल्स की मदद से जो है हम क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। जिन इलाकों में दोज एरियाज विच आर हैविंग दीज विंड एनर्जी सोर्सेज, जहाँ वहाँ पर जनरेट किया जाता है, नीदरलैंड उसके लिए माना जाता है। जर्मनी में भी अच्छा खासा विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और स्पेन में इसका अच्छा इस्तेमाल किया जाता है या जनरेट किया जाता है। ये नॉन पोल्यूटिंग है, लो कास्ट है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वन सेटअप, एक बार सेटअप होगी फिर इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, सेफ और क्लीन भी हैं। लेकिन नॉइज़ पोल्यूशन, क्योंकि फ़ैन जब घूमता है ना, इसका जो ये विंग्स घूमते हैं विंड मिल के, तो वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। और विंड मिल्स को कंस्ट्रक्ट करना या उनको बनाना, एस्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और इसके साथ साथ ये बर्ड्स के लिए हार्मफुल होते हैं, और टीवी और रेडियो सिग्नल्स में भी ये रुकावट पैदा करते हैं। दिस इज ऑल्सो डिस्टर्ब्स द कनेक्टिविटी सो फार एज द रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स आर कंसर्न्ड, एंड इट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द birds. Got it sir? Now the geothermal energy, जमीन के अंदर जब हम चले जाते हैं देखते हैं तो द टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, द राइज टेम्परेचर व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ। और वहाँ पर अगर पानी गर्म हो जाता है, वो पानी हॉट स्प्रिंग्स की शक्ल में जब बाहर आ जाता है, तो वहाँ से निकलने वाली एनर्जी को हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। उससे हासिल होने वाली एनर्जी को हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। और इसका मेन सोर्स कौन है? हॉट स्प्रिंग्स। और किसके इस्तेमाल में लाया जाता है? कुकिंग के लिए और बाथिंग के लिए। कहाँ कहाँ पर दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है? यूएसए, ये लार्जेस्ट पावर प्लांट है यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी का। ठीक है, इसके अलावा फिलीपाइंस हैं, आइसलैंड है, ठीक है, न्यूजीलैंड है। सेंट्रल अमेरिका के साथ साथ अगर हम हिंदुस्तान की हम बात करें, मणिकारम हिमाचल प्रदेश में और पोगा वैली जो है लद्दाख में, यहाँ पर भी हमें जियोथर्मल सोर्स ऑफ एनर्जी देखने को मिलते हैं। कितना निकालते हैं वो अलग बात है सर। क्लीन और इको फ्रेंडली हैं और ऑलवेज अवेलेबल रहती हैं सर। ठीक है,
लेकिन क्योंकि दूर रहती हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे ये लोकेलिटीज़ में नहीं रहता, प्लेन एरियाज़ में नहीं रहता है, ये माउंटेनस रीजन में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, और वहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट करना इट इज़ वेरी हैक्टिक जॉब। ये देखिए सर, जियोथर्मल एनर्जी कैसे हासिल की जाती हैं। यहाँ ज़मीन के अंदर से जो हॉट स्प्रिंग्स बाहर आ जाते हैं, ये पानी बाहर आ जाता है, तो इस पानी के बाहर आने से जो स्टीम यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा भाप बन जाता है। फिर इस हॉट वाटर को टर्बाइन्स के ज़रिए से टर्बाइन्स को घुमाने में इस्तेमाल किया जाता है। गॉट इट सर। जब ये जो ये टर्बाइन घूमता है और इससे जुड़ा हुआ जो ये जनरेटर होता है वो भी घूमने लगता है, और अल्टीमेटली जो वहाँ पर जनरेट होती हैं उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, ओके। तो इसके बाद टाइडल एनर्जी है। वी आर वेल अवेयर अबाउट दीज थिंग्स दैट द सी वाटर राइजेस ट्वाइस एवरी 24 आवर्स। 24 घंटे में समंदरों का पानी जो है ऊपर आ जाता है, राइज होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। इस ऊपर नीचे के मूवमेंट को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसको बोलते हैं टाइडेशन को कहा जाता है। तो एनर्जी जो हमें टाइड्स की मदद से हासिल होते हैं उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी है। हम क्या करते हैं, समंदरों के ओपनिंग्स के ऊपर जब डैम्स बनाते हैं, इन डैम्स में हम जमा करते हैं वो पानी जो टाइड्स के दौरान इनके अंदर जाता है और इनके बाहर जाता है। फोटोग्राफ के जरिए से मैं भी दिखाऊंगा आपको। तो इससे हासिल होने वाली एनर्जी को हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। पहले देखें नोन एरियाज, जो इंपॉर्टेंट एरिया जो टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, रशिया करता है, फ्रांस, गल्फ ऑफ कच्छ जो हिंदुस्तान में, यहाँ पर भी टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन पोल्यूटिंग और इनएग्जॉस्टेबल हैं, डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ क्योंकि इससे बर्बाद हो जाती हैं, और ये जो एनर्जी है ये कोस्टल एरियाज के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि वहीं पर समुंदर लगे हुए होते हैं और इसीलिए हम इनको वहीं पर बना सकते हैं। ये देखें सर, टाइड्स के दौरान जो है इन डैम्स के अंदर जो बने हुए होते हैं ओपनिंग्स ऑफ सी के ऊपर, इन ओपनिंग्स के ज़रिए से जो है अंदर पानी चला जाता है। जब अंदर पानी चला जाता है तो उसकी वजह से ये टरबाइन घूमता है, और टरबाइन के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो जनरेटर, वो ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगता है। तो ये तब होता है जब हाई टाइड्स होते हैं, जब पानी जो है ऊपर चला जाता है, और इसके बाद जब पानी अंदर भर जाता है तो ये ओपनिंग्स बंद की जाती हैं। फिर जब पानी डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है, समुद्रों की लेवल अपनी वापस आ जाती हैं, तो इसमें जमा हुआ पानी, रिजर्वायर में जमा हुआ पानी फिर से इन्हीं ओपनिंग्स के जरिए से जो है समुद्र में वापस भेजा जाता है। ओके, समुद्र में वापस भेजा जाता है, और वापस निकलते समय इन ओपनिंग्स के थ्रू ये जनरेटर्स, ये जो है ये टर्बाइन्स फिर से घूमने लगते हैं। घूमने की वजह से ये जनरेट करते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी, और ये एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है इसको कहते हैं टाइडल एनर्जी। गॉट इट सर। बायोगैस हमारे पास एक और सोर्स ऑफ एनर्जी है जो नॉर्मली हमें गांव देहात में हमें रिकमेंड करना चाहिए। डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल्स, एनिमल डंग और किचन वेस्ट की मदद से जो हम गैस बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बायोगैस या बायो एनर्जी। एंड इट इज़ आइडियल फॉर द रूरल एरियाज, इट इज़ आइडियल फॉर द रूरल एरियाज। लो कास्ट हैं, इजी टू ऑपरेट हैं, और इसके बाद ये डिसएडवांटेज अगर हम बात करें, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करने में मदद करता है। डिकम्पोजिशन के दौरान बहुत सारे ऐसे गैसेस रिलीज होते हैं गैस टैंक से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट कर लाते हैं। ठीक है, ये देखें सर, यहाँ से हम स्लरी फॉर्म में देखें किस तरह से हम गैस टैंक में ये मटेरियल डालते हैं, फिर यहाँ से निकलने वाली गैस आपके चूल्हे तक या जिसमें आपका इस्तेमाल करना है आपको इस बायोगैस का, वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये जो गैस ख़त्म हो जाती है, यहाँ से निकलने वाला जो मटेरियल है जो आपने इसमें डाला था पानी के साथ मिक्स करके, वो मैन्योर की शक्ल में या फर्टिलाइज़र की शक्ल में बाहर निकाल के खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों साइड से आपके लिए फ़ायदेमंद है। न्यूक्लियर एनर्जी एक और सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास है। ये दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूरेनियम और थोरियम से हासिल किया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नेमली यूरेनियम एंड thorium. The known areas in the world which have these source of energy, nuclear energy, USA and यूरोप आर द टू एरिया जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे न्यूक्लियर फ्यूजन करके न्यूक्लियर एनर्जी हासिल की जाती हैं। अगर हम हिंदुस्तान में देखें कहाँ कहाँ पर हमें ये दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं, अगर हम यूरेनियम की बात करें, ये राजस्थान में हमें मिलता है और झारखंड में मिलता है। थोरियम मोनाजाइट सैंड केरला में है, वहाँ पर हमें ये थोरियम उसमें हासिल होते हैं बड़े पैमाने पे। कालपाक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप जो है नियर कोटा राजस्थान, नरोरा इन यूपी एंड कायगा इन कर्नाटका, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जहाँ पर इन दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसको, यूरेनियम एंड थोरियम को न्यूक्लियर फ्यूजन करवा के
एनर्जी हासिल की जाती है। इसके एडवांटेजेस हैं, एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे हमें एनर्जी देता। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है सर, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट करता है, थोड़ा सा महंगा भी है ये, मतलब ये जो बनाना है, ये जो न्यूक्लियर ये जो बनाना होता है, इसका ये जो प्रोसीजर रहता है वो थोड़ा सा महंगा होता है और जनरेट करता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो नॉर्मली इंसानों के लिए और एनवायरनमेंट के लिए बड़ा खतरनाक होता है। और ये जो रिएक्टर्स होते हैं इनको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए सर, यहाँ पर इस चैम्बर में इस न्यूक्लियर रिएक्टर में इनको रखा जाता है, एक खास तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया जाता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, FISSION, ये फ्यूजन नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पर करवाया जाता है। फिर पानी के ज़रिए से हॉट पानी जो है, पानी आगे चला जाता है, फिर वो एक खास तरीके से यहाँ पर स्टीम बनाते हैं और वो स्टीम आगे चली जाती हैं, जिससे टरबाइन जुड़ा जो होता है उससे वो घूमना शुरू कर देते हैं और टरबाइन के पीछे जो जनरेटर होता है वो भी घूमना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली हमें हासिल होती है इलेक्ट्रिसिटी। गॉट इट सर? तो ये थी छोटी छोटी और मोटी बातें आपके इस टॉपिक के हवाले से, जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो अल्लाह हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।